Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th July 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is preparation of sperm before penetrating ovum is called. किसी ओवम को स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज करने से पहले पेनिट्रेट करने से पहले जो प्रिपरेशंस की जाती हैं उसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? क्वाइटन, स्पर्मेशन, कैपेसिटेशन या फिर इंसेमिनेशन? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैपेसिटेशन। स्पर्म द्वारा ओवम को पेनिट्रेट करके अपना जेनेटिक मटेरियल ओवम के अंदर पहुंचाना कैपेसिटेशन टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। सेक्सुअल एक्ट के बाद जब सीमेन को वेजाइना में इजैक्यूलेट कर दिया जाता है तब इस सीमेन में मौजूद स्पर्म्स यहाँ से मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर ओवम मौजूद है वहाँ तक पहुँचते हैं और इस मूवमेंट के दौरान, इस ट्रैवलिंग के दौरान स्पर्म के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और स्पर्म में मौजूद एक्रोसोम्स एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। अब इन एक्रोसोम्स का एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होते ही ये इसे ओवम की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ओवम के ऊपर मौजूद कोरोना रेडिएटा की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये जब यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को ओवम को पेनिट्रेट करते हुए उसमें छेद करते हुए अपने जेनेटिक मटेरियल को ओवम के अंदर पहुंचाते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है कैपेसिटेशन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर टर्म दी गई है क्वाइटन या फिर इसे आप क्वाइटस के नाम से भी जानते हैं। क्वाइटन या क्वाइटस शब्द का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल और फीमेल पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसे क्वाइटन या क्वाइटस नाम से जाना जाता है, जिसमें मेल पार्टनर द्वारा फीमेल की वेजाइना में पेनिस को इंसर्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्वाइटन और क्वाइटस। नेक्स्ट टर्म आती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें सीमेन को वेजाइना में डिस्चार्ज किया जाता है। वेजाइना में पेनिस इंसर्शन के बाद सीमेन का रिलीज करवाना वहां पर इंसेमिनेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is diagnosed with Prohan's disease and parenteral vitamins are prescribed. The client asks why the vitamins have to be given IV rather than by mouth. What rationales for this route should the nurse include in response to the question? Select all that may apply. आपके पास हॉस्पिटल में एक क्रॉन्स डिजीज का पेशेंट आया था। इस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा विटामिन्स आईवी फॉर्म में दिए गए, इंट्रावीनस रूट से दिए जाने का ऑर्डर दिया गया। अब ये पेशेंट आपसे पूछता है कि मुझे क्यों विटामिन्स की टैबलेट नहीं देते, क्यों आईवी रूट से मुझे विटामिन्स दिए जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या रैशनल देंगे? यहाँ पर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हैं, आपको उन सभी को चुनना है। ऑप्शन 1 कहता है मोर रैपिड एक्शंस रिजल्ट। यहाँ पर इस रूट से देने से हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, विटामिन्स का बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। ऑप्शन 2 कहता है दे आर इनइफेक्टिव ओरली। विटामिन्स को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, ये इनइफेक्टिव होंगे। ऑप्शन 3 दे डिक्रीज कॉलोन इरिटेबिलिटी। अगर हम इसे आईवी रूट से देंगे तो इससे आपकी कॉलोन में इरिटेबिलिटी नहीं होगी। ऑप्शन 4 इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में बी इनएडिक्वेट। आपका जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो पर्याप्त नहीं है
इसलिए हम इसे दूसरे रूट से दे रहे हैं। ऑप्शन 5 कहता है एलर्जिक रिस्पॉन्स आर लेस लाइकली टू अकर। आईवी रूट से देने की वजह से जो रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगी, इसलिए हम इसे आईवी रूट से दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोहान्स डिजीज़ होता क्या है? क्रोहान्स डिजीज़ एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्रोहान्स डिजीज़ होने पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से क्लाइंट को एब्डोमिनल पेन होता है और सीवियर डायरिया होता है। क्लाइंट के अंदर फूड कंटेंट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता यानी माल एब्ज़ॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट में वेट लॉस होने लगता है, फैटीग होने लगती है। ये चीज़ क्रोहन डिज़ीज़ के रूप में जानी जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्रोहान्स डिज़ीज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ का टाइप है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्लाइंट में एब्डोमिनल पेन होता है, माल एब्ज़ॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट में डायरिया जैसी कंडीशन होती है, फैटीग होता है, वेट लॉस होता है। ये सभी फाइंडिंग्स यहाँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सभी ऑप्शंस की। ऑप्शन 1 में कहा गया है कि आईवी रूट से विटामिन देने पर ज़्यादा तेज एब्ज़ॉर्प्शन और इनका एक्शन देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। जब क्लाइंट को क्रोहान्स डिज़ीज़ है और आपने इसे ओरल रूट से कोई भी सब्सटेंस दिया, तो इसकी जो इंटेस्टाइन है, इनमें इन्फ्लेमेशन के कारण जो एब्ज़ॉर्प्शन की प्रक्रिया है, वो रुक चुकी है। क्लाइंट ने जैसे ही विटामिन की टैबलेट खाई, तो यहाँ से ये टैबलेट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगी, ये टैबलेट आगे बढ़ते-बढ़ते डायरिया की फ़ॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस रूट से कोई भी चीज़ देने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम क्लाइंट को डायरेक्टली विटामिन आईवी रूट से ब्लड में डाल देते हैं, वहाँ से ये एब्ज़ॉर्ब होकर अपना एक्शन दिखाते हैं। तो ये चीज़, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मोर रैपिड एक्शन देखने को यहाँ मिलेगा। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है दे आर इनइफेक्टिव ओरली। ये भी सेम वही चीज़ है। आपने क्लाइंट को अगर विटामिन्स ओरल रूट से दिए, टैबलेट फॉर्म में दिए, तो ये पेशेंट के स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आएँगे ज़रूर, लेकिन इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन के कारण इन्हें एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी और ये बॉडी से बाहर डायरिया की फॉर्म में निकल जाएँगे। तो ये जो चीज़ है, इस समय विटामिन ओरल रूट से यदि दिए जाएँ, तो ये इनइफेक्टिव रहेंगे ड्यू टू in a malabsorption condition। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है दे डिक्रीज कोलोन इरिटेबिलिटी। जब भी हम आईवी रूट से विटामिन देते हैं तो इससे कोलोन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विटामिन डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे तो ये कोलोन की इरिटेबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में बी इनएडिक्वेट। ये बात बिल्कुल सही है, इंटेस्टाइन किसी भी सब्सटेंस को अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लामेशन है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वो डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। ऑप्शन 5 कहता है एलर्जिक रिस्पॉन्स आर लेस लाइकली टू अकर। देखिए, किसी भी ड्रग को आप किस रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उससे अगर एलर्जी होने होगी तो वो हो जाएगी। रूट की वजह से एलर्जी रिस्पॉन्स कम या ज़्यादा नहीं होता। अगर सब्सटेंस से एलर्जी होनी है तो किसी भी रूट से आप दें, उतनी ही एलर्जी वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बात आपकी यहाँ गलत हो जाएगी। ऑप्शन 5 इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Integrated Child Development Service Scheme (ICDS) was started in which year? ICDS स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? 65 में, 75 में, 85 में या फिर 95 में? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम 2 ऑफ अक्टूबर 1975 को
लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। आईसीडीएस स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है जिसमें 6 साल की उम्र तक के बच्चों को फायदा मिलता है और उनकी मदर्स को फायदा मिलता है। इस स्कीम के द्वारा हम बच्चों को फूड प्रोवाइड करते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं, हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं, रेफरल सर्विसेज आदि करवाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, वो भी आईसीडीएस स्कीम के तहत ही अपॉइंट होती हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 1992 के बाद से जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, वो आरसीएच प्रोग्राम का पार्ट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is largest part of the brain? इनमें से ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी पॉन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेरेब्रम। सेरेब्रम को आप फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रम को आप फोरब्रेन के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसे हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैमोफोबिया मीन्स। गैमोफोबिया शब्द का क्या मीनिंग होता है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन या फिर फियर ऑफ स्पीड। फोबिया शब्द से तो आप परिचित ही हैं। ये इरेशनल फियर होता है किसी भी चीज़ से, यानी बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी वजह के किसी चीज़ से डर लगना फोबिया है। गैमोफोबिया शब्द का सही मीनिंग होता है फियर ऑफ मैरिज। अगर किसी को मैरिज के बारे में सोच कर ही पसीने छूट जाएं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगे, हार्ट रेट बढ़ जाए, तो ये चीज़ इर्रेशनल फ़ियर है। ये गैमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। मैरिज से डर लगना गैमोफोबिया है। इर्रेशनल फ़ियर फ्रॉम मैरिज इज़ अ गैमोफोबिया कंडीशन। अगर किसी क्लाइंट को साउंड से, आवाज़ से डर लगता है बिना किसी वजह के, तो इसे हम फोनोफोबिया का नाम देते हैं। इसे हम फोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। लोगों को सोशल आइसोलेशन से डर लगता है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर जाने का डर लगता है। इस कंडीशन को या इस फोबिया को हम ऑटोफोबिया का नाम देते हैं। कई लोगों को स्पीड से डर लगता है। एक तो स्पीड होती है कि कोई आप किसी बाइक पर बैठे हैं या किसी कार के अंदर हैं और ये कार 350 की स्पीड से चल रही है या बाइक 100 से ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर आपको डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि इससे गिरने से आपको चोट लग सकती है। लेकिन किसी पर्सन को 10 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो बिल्कुल सेफ है, सारे सेफ्टी मेजर्स हैं और ड्राइवर भी फुली ट्रेन्ड हैं, लेकिन उसे फिर भी डर लगता है, तो ये चीज़ फ़ियर ऑफ स्पीड है। या फिर ज़्यादा स्पीड का सोच कर ही उसके पसीने छूट जाते हैं, तो ये फ़ियर ऑफ स्पीड है, इर्रेशनल फ़ियर ऑफ स्पीड है और इस कंडीशन को हम टैकोफ़ोबिया के नाम से जानते हैं। टैकोफ़ोबिया, ये 4 कंडीशंस हो गई। गैमोफ़ोबिया मीन्स फ़ियर ऑफ मैरिज, इर्रेशनल फ़ियर ऑफ मैरिज। फोनोफ़ोबिया मीन्स इर्रेशनल फ़ियर ऑफ साउंड। Autophobia means fear of social isolation and tachophobia means irrational fear of speed. Take a screenshot for your revision. Next question is
द फिनोमिना ऑफ मिट्टल स्चमर्स इंडिकेट्स। सिंपली आपको मिट्टल स्चमर्स फिनोमिना या साइन क्या होता है ये बताना है। मैस्चुरेशन से रिलेटेड है ये, ओव्यूलेशन से रिलेटेड है ये, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है ये, या इम्प्लांटेशन से रिलेटेड है। मिट्टल स्चमर्स फिनोमिना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ओव्यूलेशन। मिट्टल स्चमर्स फिनोमिना के अंदर ये होता है जब किसी वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन हो जाए तो उस दिन वुमेन के लोअर एब्डोमेन में वन साइडेड पेन देखने को मिलता है। ये चीज मित्तल स्टिम्बर्स साइन कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी फीमेल को ओव्यूलेशन के दिन लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर वन साइडेड पेन होता है, एक तरफ पेट में नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है। तो ये चीज मिट्टल स्टिमर साइन कहलाता है और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि फीमेल को किस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। ये चीज यहाँ काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a removal of left lower lobe of the lung is performed on a client with lung cancer. Which post-operative measure would usually be included in the plan? किसी पेशेंट में आपने लंग्स के लोअर लोब को रिमूव कर दिया, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पेशेंट की ट्रैकिया थी, ये उसके दोनों लंग्स थे, दोनों फेफड़े थे। अब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लाइंट का जो लेफ्ट साइड का लंग होता है उसके अंदर 2 लोब होते हैं और राइट साइड के लंग के अंदर टोटल 3 लोब्स होते हैं। अब इस क्लाइंट के लेफ्ट लंग के अंदर जो ये लोअर लोब है इसे हमने सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया। अब सर्जरी के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है? ऑप्शन ए, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैकियोस्टोमी, मीडियास्टाइनल ट्यूब, या परक्यूशन वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज। क्लाइंट के बाएं फेफड़े का नीचे वाला लोब सर्जरी द्वारा हटा दिया गया है। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेज में सबसे ज़रूरी एक्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लाइंट में जब हम लंग्स का ये लोब हटा देंगे तो इस जगह पर रिमेनिंग पार्ट के पास एक ट्यूब लगा दी जाएगी, इसे हम चेस्ट ट्यूब का नाम देते हैं। और इस चेस्ट ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो सिक्रीशंस बन रहे हैं वो बॉडी से बाहर निकल के आएंगे और इस सिक्रीशंस को कलेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बाहर लगा होता है। इसे हम क्लोज इस पूरे सिस्टम को हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का नाम देते हैं या क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lump formed after administration of BCG vaccine is of how much diameter? किसी क्लाइंट को जब BCG वैक्सीन लगाया जाता है तो इसमें जो लंप फॉर्मेशन होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है, वो कितना होता है डायमीटर में, ये आपको बताना है। 2 to 4 mm, 1 to 4 mm, 5 to 8 mm, या फिर 2 to 5 mm। बीसीजी वैक्सीन हमेशा जन्म के तुरंत बाद या 1 महीने के अंदर लगाया जाता है और इसे हम हमेशा लेफ्ट डेल्टॉइड मसल के ऊपर लगाते हैं। बीसीजी वैक्सीन हमें ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से प्रिवेंशन देता है और इस वैक्सीन को लगाने के बाद सबसे पहले अल्सर डेवलप होता है और अल्सर फॉर्मेशन के बाद में ओपन सोर डेवलप होने के बाद में स्कार्ड एरिया बनता है और ये स्कार्ड एरिया 1 सेंटीमीटर से हमेशा कम होता है या आप कह सकते हैं कि 5 से 8 mm साइज का होता है। 5 से 8 mm साइज का होता है। So option C is absolutely correct here.
Next question is, before cholecystectomy, vitamin K is prescribed. Which element formed in presence of vitamin K should the nurse determine is the purpose of administering this medication? किसी क्लाइंट में कॉलेसिस्टेक्टोमी नाम की सर्जरी होने वाली है, यानी कि उसके गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाने वाला है। अब गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से पहले क्यों क्लाइंट को विटामिन के दिया जाता है, यह आपको बताना है। विटामिन के इनमें से किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन टू प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन थ्री थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन फोर कोलेसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कराता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करवाता है, और ये क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए आप क्लाइंट को गॉल ब्लैडर हटाने के बाद विटामिन के देंगे, तो गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो क्लाइंट के अंदर बाइल नहीं होगा, बाइल नहीं होगा तो विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। तो क्लाइंट में सर्जरी के बाद ब्लीडिंग ना हो, इस चीज़ को कम करने के लिए सर्जरी से पहले हम विटामिन के दे देते हैं, क्योंकि इस विटामिन के को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल की आवश्यकता होती है। विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो बाइल की प्रेजेंस में ये एब्सॉर्ब होकर प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और सर्जरी के दौरान सर्जरी के बाद रिस्क ऑफ ब्लीडिंग घट जाता है, इसलिए इसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a healthcare provider write orders addressing the need of client with Addison's disease. Which outcome does the nurse concludes is the main focus of treatment for this client? किसी एडिसन डिजीज से सफरिंग पेशेंट में मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आर decrease in eosinophils, option 2 increase in lymphoid tissue, option 3 restoration of electrolyte balance, option 4 improvement of carbohydrate metabolism। आप एडिसन्स डिजीज के बारे में होपफुली जानते ही होंगे। हमारी जो सुप्रारीनल ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है, उसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। पहला होता है कॉर्टिसोल, और दूसरा होता है एल्डोस्टेरॉन। ये दोनों ही जो हार्मोन्स हैं, दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड इन दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन नॉर्मल से कम करने लगे, यानी कि शरीर के अंदर कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, तो इनसे जो कंडीशन डेवलप होगी उसे हम एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। हमारी किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। इनके द्वारा कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन नाम के दो स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। अगर ये ग्लैंड किसी वजह से इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर दें, तो ये कंडीशन एडिसन्स डिजीज के रूप में जानी जाती है। और जब हमारे शरीर में इन दोनों हार्मोन्स, जिसे आप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, इनकी कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी होने लग जाएगी, जिसे आप हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर
फ्लूइड वॉल्यूम कम होने लगेगा जिसे आप हाइपोवोलीमिया कहेंगे, और साथ ही साथ पोटेशियम की कमी भी देखने को मिलेगी जिसे आप पोटेशियम की अधिकता देखने को मिलेगी जिसे आप हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कमी होने पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले सोडियम कम होगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और फ्लूइड का जो लेवल है कम होने लगेगा, यानी हाइपोवोलीमिया कंडीशन डेवलप होगी। और इन तीनों चीज़ों के होने पर सबसे पहले हम पोटेशियम की मात्रा को नॉर्मल करेंगे, सोडियम की मात्रा को नॉर्मल करेंगे और फ्लूइड की मात्रा को नॉर्मल करेंगे। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर जो प्रायोरिटी रहेगी एडिसन्स डिज़ीज़ के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होगा, चाहे वो डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस के थ्रू किया जाए या फिर कॉर्टिकल हॉर्मोन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करके किया जाए। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम की कमी होना या ज़्यादा होना दोनों ही कंडीशन में हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो सकती है और इससे क्लाइंट में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो एडिशंस डिजीज़ होने पर हमारे पास ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bending of a part or decreasing the angle between two parts is known as। मान लीजिए ये आपके पेशेंट का हाथ है और ये पेशेंट ने अपना हाथ अभी खोल रखा है, इस तरह से बढ़ा रखा है। अब आप कहते हैं कि अपने एल्बो को, कोहनी को फ़ोल्ड कर लीजिए, तो ये पेशेंट अपने हाथ को इस प्रकार से यहाँ ले आता है, फ़ोल्ड कर लेता है। तो इस पेशेंट ने इस एंगल को घटाकर इतना कर दिया, यानी अपने हाथ को फ़ोल्ड कर लिया। तो ऐसा करने को आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? क्या ये एडक्शन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है? पर्सन द्वारा एल्बो को जब फोल्ड किया जाता है तो ये चीज है सिंपली फ्लेक्शन कहलाती है। एफ से फ्लेक्शन याद रखिए और एफ से फोल्ड याद रखिए, यानी जब भी आप हाथ को फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, उसके बीच के एंगल को कम करेंगे, तो ये चीज हमेशा फ्लेक्शन कहलाती है। और जब आप हाथ को खोल देंगे, वापस सीधा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ये चीज एक्सटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is caring for a client with laryngeal cancer, which finding ascertained in the health history would not be common for this diagnosis। किसी laryngeal कैंसर से सफरिंग पेशेंट में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती? फाउल ब्रीथ, डिस्फेजिया, डायरिया, क्रॉनिक हिकअप्स। लैरिंग्स में कैंसर होने पर, लैरिंजियल कैंसर होने पर क्लाइंट के माउथ से फाउल ब्रीथ आ सकती है, ओडोरस ब्रीथ हो सकता है, बदबू आ सकती है। इसके अलावा क्लाइंट को खाना स्वेलो करने में दिक्कत आ सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है। क्लाइंट को लगातार हिचकी आ सकती हैं, हिकअप्स हो सकते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर कॉमनली डायरिया जैसी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती। लैरिंजियल कैंसर वाले पेशेंट में डायरिया नहीं मिलता। सो इट इज़ नॉट अ कॉमन फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which finding indicate confirmed diagnosis of HIV AIDS। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि क्लाइंट को कंफर्म एड्स है? अगर क्लाइंट ऑप्शंस आर, अगर क्लाइंट का CD4 सेल काउंट 1000 सेल्स पर mm³ से कम हो, या 600 सेल्स से कम हो, 200 सेल्स से कम हो, या 400 सेल्स पर mm³ से कम हो। किस फाइंडिंग के होने पर HIV एड्स कंफर्म है ये मान लिया जाएगा? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी क्लाइंट के अंदर CD4 सेल काउंट
200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाता है, यानी CD4 सेल काउंट 200 सेल से कम हो जाता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि क्लाइंट को HIV एड्स डिसीज़ हो चुका है। हमारे शरीर में जो ये CD4 सेल्स होती हैं, ये इम्यूनिटी मेंटेन करवाती हैं, इन्फेक्शन से लड़ती हैं, इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं बॉडी में। लेकिन जब हमारे शरीर में इन CD4 सेल का काउंट 200 सेल से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और ये HIV इन्फेक्शन के होने को बताता है। मोस्टली इसी के बाद ये चीज़ डेवलप होती है। जनरली किसी क्लाइंट को जब ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन होता है, तब ये जब ये इन्फेक्शन थर्ड स्टेज के अंदर आ जाता है, तब हम कहते हैं कि क्लाइंट को एड्स हो गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया है। याद रखिएगा, एचआईवी वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद जब पर्सन इस इन्फेक्शन की थर्ड स्टेज में आ जाता है, जब जो CD4 काउंट है वो 200 सेल से कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि क्लाइंट को एड्स हो चुका है। Next question is, which of the following is completely reabsorbed in proximal convoluted tubules of nephrons? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, उसमें जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल वाला पार्ट होता है, वहाँ पर कौन सा सब्सटेंस पूरी तरह से रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है? सोडियम, यूरिया, ग्लूकोज या वाटर? आइए नेफ्रॉन का डायग्राम भी यहाँ पर देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ पर ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर पार्ट आप देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से एस शेप्ड है, इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये यू शेप्ड पार्ट जो यहाँ देख रहे हैं, इसे लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो ये इस पार्ट है, कॉइल्ड पार्ट है, इसे अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये चीज़ जो है, ये कलेक्टिंग डक्ट के रूप में जानी जाती है। ये आपके नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसे मैं डार्क कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस हिस्से के अंदर ब्लड से छनकर आने वाला कौन-सा सब्सटेंस पूरी तरह से यहाँ इस हिस्से के आसपास मौजूद ब्लड वेसल्स द्वारा रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि वो सब्सटेंस यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, ये आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्लड द्वारा फिल्टर्ड होकर ग्लोमेरुलस से जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर गुजरते हैं, इन्हें वापस से रीअब्ज़ॉर्ब करके ब्लड को भेज दिया जाता है। यानी यूरिन में ग्लूकोज की प्रेज़ेंस नहीं देखी जाती इन नॉर्मल कंडीशंस। इसके अलावा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसके द्वारा वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स को रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें ग्लूकोज भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीरियर fontanel क्लोज एट विच एज ऑफ बेबी? बच्चे के स्कल में जो एंटीरियर फंटैनल होता है, वो किस उम्र पर क्लोज होता है, ये आपको बताना है। 6 वीक्स पर, 6 मंथ्स पर, 12 वीक्स पर, 18 मंथ्स पर। इस क्वेश्चन को हमने
प्रीवियस रीसेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप रेगुलरली हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो डेफिनिटली आपने इसे पढ़ा होगा और कॉन्फिडेंटली आप आंसर भी कर पाएंगे। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 18 मंथ्स की एज पर बच्चे के स्कल में जो आगे की तरफ डायमंड शेप का फंटैनल होता है वो क्लोज होता है, और बच्चे के स्कल में पीछे की तरफ ट्रायंगुलर शेप का जो फंटैनल होता है उसकी क्लोजिंग लगभग 1.5 वीक पर होती है। तो एंटीरियर फंटैनल क्लोज होगा 1.5 ईयर्स पर और पोस्टीरियर होगा 1.5 मंथ्स पर। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आइए एंटीरियर फंटैनल और पोस्टीरियर फंटैनल को कंपेयर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहें तो साथ-साथ में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए एंटीरियर फंटैनल, और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं पोस्टीरियर फंटैनल। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंटीरियर फंटैनल का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप इसे ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं। इसे आप ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं। जबकि पोस्टीरियर फंटैनल को आप लैम्ब्डा के नाम से जानते हैं। लैम्ब्डा, लैम्ब्डा के नाम से जानते हैं। अब एंटीरियर फंटैनल की शेप कैसी होती है तो आप बता सकते हैं, ये डायमंड के आकार का होता है। जैसे हीरा होता है कुछ इस प्रकार की शेप वाला, उस प्रकार से ये डायमंड शेप का होता है। और जो पोस्टीरियर फंटैनल है उसकी शेप होती है ट्रायंगल, यानी कि ये त्रिभुज के आकार का होता है, ट्रायंगल के आकार का होता है। अब हम बात करते हैं कि जो एंटीरियर फंटैनल होता है इसका जो फॉर्मेशन है वो कितनी सूचर लाइन से होता है, तो आप बता सकते हैं 4 सूचर्स मिलकर इसे तैयार करते हैं। 4 सूचर्स लाइन इसका फॉर्मेशन करवाते हैं, जबकि पोस्टीरियर फंटैनल के फॉर्मेशन के अंदर टोटल 3 सूचर्स लाइन होती हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन-कौन से होती हैं, तो चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, हालाँकि ये कम ही पूछा जाता है। पहला होता है फ्रंटल, 2 कोरोनल और 1 सैजाइटल। 1 फ्रंटल, 2 कोरोनल और 1 सैजाइटल, ये मिलकर एंटीरियर फंटैनल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि पोस्टीरियर फंटैनल के अंदर 3 सूचर लाइन्स होती हैं, जिनमें 1 सैजाइटल और 2 लैम्ब्डॉइड लाइन्स होती हैं। इस तरह से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में इनके डायमीटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डायमीटर की बात की जाए तो अ, एंटीरियर फंटैनल का जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, एपी डायमीटर होता है, वो अराउंड 3 टू 4 सेंटीमीटर्स होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा ट्रांसवर्स डायमीटर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ट्रांसवर्स डायमीटर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में। पोस्टीरियर फंटैनल के डायमीटर्स की बात करें तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो 1.2 सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्स होता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। और आखिरी बात जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछी भी गई थी कि इसका क्लोजिंग कब होता है, तो क्लोजिंग जो है एंटीरियर फंटैनल का है वो 18 मंथ्स पर मान के चलिए, या फिर इसे आप 1.5 ईयर्स कह सकते हैं, 1.5 साल कह सकते हैं। और पोस्टीरियर फंटैनल की जो क्लोजिंग होती है वो 6 मंथ्स पर होती है, या फिर आप इसे सॉरी 6 वीक कर लीजिएगा यहाँ पर। एंड पोस्टीरियर फंटैनल की जो क्लोजिंग होती है वो 6 वीक पर होती है, 6 वीक्स पर होती है, या फिर इसे 1.5 मंथ्स कह सकते हैं, 1.5 महीने पर या 6 सप्ताह पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि एंटीरियर फंटैनल और पोस्टीरियर फंटैनल से कई बार पूछे गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंटीरियर फंटैनल को हम ब्रिग्मा कहते हैं, पोस्टीरियर फंटैनल को हम लैम्ब्डा कहते हैं। एंटीरियर फंटैनल डायमंड शेप का होता है, पोस्टीरियर फंटैनल ट्रायंगल शेप का होता है।
एंटीरियर फॉन्टेनल का फॉर्मेशन 4 सूचर लाइंस मिलकर करती हैं, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल का फॉर्मेशन 3 सूचर लाइंस मिलकर करती है। एंटीरियर फॉन्टेनल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर्स का होता है। इसका ट्रांसफर डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर, इसका ट्रांसमीटर डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर। और एंटीरियर फंटेनल की क्लोजिंग 1.5 साल पर या 18 महीने पर होती है, जबकि पोस्टीरियर फंटेनल की क्लोजिंग 1.5 महीने या 6 सप्ताह पर होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर चूक मत जाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। इजी से दिखने वाले क्वेश्चंस में ये छोटा सा वर्ड बहुत बड़ी मिस्टेक करवाता है और 1 नंबर आपका छीन ले जाता है। ओरल पिल्स इनमें से कौन सा काम नहीं करती, ये आपको बताना है। ओरल पिल्स के कारण कौन सा फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। ऑप्शन बी, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिक्रीज नहीं करती हैं। यानी कि अगर अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, ओसीपी ले रही है, तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर होने की संभावना डिक्रीज हो जाएगी और सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिंपली कह सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पर ओवेरियन कैंसर होने का संभावना कम होगा, जबकि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which muscles is helpful in changing the shape of eye lens? इनमें से आई लेंस की शेप को बदलने के लिए कौन सा मसल हेल्पफुल होता है? राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई लेंस जो होता है, जिसकी मदद से हम पास या दूर रखी चीज को देख पाते हैं, नियर या फॉर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो यहाँ पर जो लेंस के साइज को मेंटेन करने का काम होता है, वो हमारे सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। सिलियरी मसल्स के द्वारा आई लेंस के शेप को चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से हम पास या दूर रखी चीज को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to neonatal resuscitation triangle, which things should be take as top priority? नियोनेटल रिसस्टिटेशन ट्रायंगल के अनुसार सबसे प्रायोरिटी पर कौन सी चीज होती है? ऑप्शन ए, कीप, ड्राइव, वार्म, सक्शन और स्टिमुलेशन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी, चेस्ट कंप्रेशन। ऑप्शन डी, फुट फिंगरप्रिंट। ये क्वेश्चन आपके एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी विल गिव दिस क्वेश्चन 5 स्टार्स।
The correct answer of this question is option A, keep, dry, warm, suction or stimulation. It is a top priority action in neonatal resuscitation triangle. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नियोनेटल रिसस्टिटेशन ट्रायंगल होता क्या है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। दिस इज नियोनेटल रिसस्टिटेशन ट्रायंगल। रिसस्टिटेशन वर्ड आपने सुना होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। रिसस्टिटेशन उस समय किया जाता है जब बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों ही स्टॉप हो जाती हैं, बच्चा ना सांस ले पा रहा है, ना प्रॉपरली हार्ट बीट उसकी चल रही है। तो उस सिचुएशन में हमें कुछ स्टेप्स यूज़ करके बच्चे को वापस से रीस्टोर करना होता है, रिसस्टिटेट करना होता है, तो उस समय ये ट्रायंगल इस्तेमाल किया जाता है। नियोनेटल रिसस्टिटेशन ट्रायंगल के अंदर टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट फिफ्थ स्टेप। यहाँ पर जो सबसे ऊपर है, मोस्ट यूजुअल मोस्ट यूजुअल ट्रीटमेंट जो होता है, उसे यहाँ पर माना जाएगा। और उसके बाद आप जैसे-जैसे नीचे आएँगे, ये लीस्ट यूजुअल ट्रीटमेंट माना जाता है। यानी कि इस जगह पर जो चीज़ें यूज़ की जाएँगी, टेक्नीक की जाएँगी यूज़, वो रिसस्टिटेशन के दौरान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और जो सबसे नीचे यहाँ पर ट्रायंगल में चीज़ें आएँगी, ये बहुत रेयरली, बहुत कम, सबसे आखिरी में इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जब हम रिसस्टिटेशन करने की शुरुआत करते हैं, तो हमारे जो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन में लिखा गया था कि हम बच्चे को ड्राई रखते हैं, वार्म रखते हैं और सक्शन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर मोस्ट टॉप प्रायोरिटी में नियोनेटल रिसस्टिटेशन ट्रायंगल के टॉप प्रायोरिटी में बच्चे को ड्राई रखना, वार्म रखना, सक्शन करना, स्टिमुलेशन देना, ये सभी टॉप प्रायोरिटी के अंदर आती हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, फिर हम बच्चे को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। उसके बाद हम बच्चे के अंदर वेंटिलेशन को बैग और मास्क के थ्रू या फिर ट्रैकियल इंट्यूबेशन के थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और या फिर हो सकता है यहाँ पर हमें इंट्यूबेशन करना पड़ सकता है। इंट्यूबेशन यानी किसी भी तरह से हमें एयरवे को मैनेज करना है। उसके बाद अगर फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं और फाइनली ड्रग्स दी जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में सबसे पहले ये प्रायोरिटी था, बच्चे को रिसस्टिटेट करते समय ड्राई रखना है, वार्म रखना है, सक्शन करना है, स्टिमुलेशन करना है। इससे मोस्टली बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर सकते हैं या फिर उसे इंट्यूबेट कर सकते हैं, उसमें ईटी ट्यूब लगा सकते हैं। फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर हम ड्रग्स की मदद लेते हैं, जो कि सबसे कम इस्तेमाल की जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रीमी ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली gestation। किसी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई वुमेन में एंगेजमेंट किस सप्ताह की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है। यानी बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड है, वो पेल्विस में नीचे की तरफ किस समय किस एज पर खिसक जाता है, ये आपको बताना है। 30 से 32 सप्ताह पर, 32 से 34 सप्ताह पर, 34 से 36 या 38 से 40।
मोस्टली फर्स्ट टाइम जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं, प्रीमी ग्रेविडा होती हैं, उनमें जो एंगेजमेंट है वो 36 वीक के आसपास देखने को मिलता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसीज के अंदर जो एंगेजमेंट है वो 1 से 2 सप्ताह पहले हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when evaluating a severely depressed adolescent, the nurse knows that one indicator of high risk for suicide is किसी सीवियरली डिप्रेस्ड एडोलेसेंस में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप इस पेशेंट को सुसाइड के हाई रिस्क पर मानेंगे? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिव स्लीपीनेस, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ कोकेन यूज, ऑप्शन डी अ प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ। ऑप्शन डी करेक्ट। जब कोई सीवियरली डिप्रेस्ड पर्सन आपसे या किसी और साथी से डेथ के बारे में बात करने लगे, डेथ रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उसके दिमाग में सुसाइड करने की बात आ रही है, आइडिया ऑफ सुसाइड उसके माइंड में चल रहे हैं और ऐसी बात हमें पता चलते ही हम तुरंत अलर्ट हो जाएँगे और जितना हो सकता है क्लाइंट को सिक्योर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे, उसके आस-पास रहेंगे, डायरेक्टली उससे बात करेंगे कि वो कैसे सुसाइड करने की सोच रहा है। ये सब चीज़ें करके हम क्लाइंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर which clinical manifestation should the nurse assess in a client with metastatic melanoma? अगर किसी क्लाइंट को मेटास्टैटिक टाइप का मेलेनोमा हो जाए तो उसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑयली स्किन, निकोल्स्काई साइन, लिम्फेडिनोपैथी या फिर इरिथिमा ऑफ पाम्स? मेटास्टैटिक का सिंपली मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, फैलते हैं। और मेलेनोमा जो होता है ये एक प्रकार का स्किन कैंसर है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मिलेनिन पिगमेंट होता है, इसे प्रोड्यूस करने वाली जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए, तो ये चीज़ जो है, ये मेलानोमा के नाम से जानी जाती है। अब क्लाइंट को मेलानोमा है, स्किन कैंसर है, जो कि मेटास्टैटिक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर फैल रहा है, तो इस सिचुएशन में कौन-सी फाइंडिंग उसमें देखने को मिलेगी? यहाँ पर ऑप्शन 3 सही माना जाएगा। Lymphadenopathy is a common finding that you will see in a client who is having metastatic melanoma condition. इसके अलावा रिमेनिंग साइंस की बात करें तो इस मेटास्टैटिक मेलेनोमा पेशेंट के अंदर हमेशा जो स्किन होती है ड्राई और इची होती है, यहाँ पर कभी ऑयली स्किन आपको देखने को नहीं मिलेगी। निकोल्स का ये साइन जो होता है ये आपको पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, पैम्फिगस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट्स में निकोल्स का एक साइन देखने को मिलता है। इसके अंदर हम क्लाइंट की स्किन पर जब फ्रिक्शन करते हैं, यानी उसके स्किन को हल्का सा भी रब करते हैं तो स्किन की आउटर लेयर निकल जाती है। ये निकोल्स का ही साइन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पाम्स के ऊपर इरिदिमा यानी रेडनेस ऑफ पाम का होना, ये मेलेनोमा कंडीशन से संबंधित नहीं है। तो लिम्फेडिनोपैथी फाइनली मेटास्टैटिक मेलेनोमा के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स इन अमंग्स टॉडलर्स। 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों में, यानी टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन से एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं? बर्न, चॉकिंग, ड्राउनिंग या फिर टॉक्सिक इंजेक्शन?
The right answer is option B. It is choking. एडोलेसेंट सॉरी टॉडलर एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा इट्स अ रॉन्ग चॉइस, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों में 1 से 3 साल के बच्चों में बर्न इंजरी सबसे ज़्यादा होने वाला एक्सीडेंट है, यानी ये बच्चे खुद को जला लेते हैं ड्यू टू अनअवेयरनेस और सीवियरिटी ऑफ फ्लेम के कारण ये अपने आप को जला लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन एक्सीडेंटल टाइप है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।